नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ अभिषेक हैं। हम 1 घंटा अगले आपके साथ बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सामने कुछ बेहतर ट्रेड और रख पाएँ BTST के सौदे। आज शुक्रवार का दिन है, सोमवार को क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ताबड़तोड़ खबरें आई हैं पिछले आधे घंटे के अंदर। जी से जुड़ी खबर आई, ICRR से जुड़ी खबर आई, IRCT से जुड़ी खबर आई। ये सब की सब खबरें बाजार के लिए पॉजिटिव है या फिर पर्टिकुलर स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही रही हैं और सबका इम्पैक्ट भी आपको पड़ता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने आज अच्छा काम ये किया कि 19,800 के पार निकल गया। हमने आज एक पोल भी किया है, थोड़ी देर में वो भी आपके सामने उतारेंगे और आपको बता देंगे कि 20,000 कब तक आ सकता है और इसके पीछे बड़ी वजह क्या रह सकती हैं। लेकिन इस समय जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो 19,850 के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी भी 45,000 के ऊपर तो आ ही गया था। पीछे पीछे खबर भी आ गई, ICRR को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसके अलावा मार्केट में और क्या क्या हो रहा है ये आपको अभिषेक बता रहे हैं। बिल्कुल डिब्बी, तो बाजार के लिए खबरें भरपूर हैं और ICRR यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, इसको RBI ने चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला किया है। महीने भर पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया था और रीजन ये था कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी तो थोड़ी सी लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश थी RBI की ओर से। लेकिन अब ये फिर से लिक्विडिटी जब वापस आएगी तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव है, बैंकों के लिए पॉजिटिव। और हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया तेजी हम निफ्टी बैंक में करीब 425 के आसपास की देख रहे हैं और बैंकों में एक्शन भरपूर हो रहा है। जरा खबर को समझ लेते हैं क्योंकि अब चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। क्या तरीका होगा RBI की तरफ से बताने के लिए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ हैं। अंकुर, बताइए क्या अपडेट्स हैं। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला है कि जो ICRR है यानी कि इंक्रीमेंटल CRR एकदम से नहीं हटाया जाएगा। ये जो डिसकंटिन्यूएशन होगा वो फेजेस में होगा। यहाँ पर ET नाउ स्वदेश के दर्शकों को याद होगा कि हमने 2 दिन लगातार यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि जो सिस्टम लिक्विडिटी बनी हुई है बैंकों की, इस वजह से उम्मीद यही की जा रही थी कि जो ICRR है वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक हटने वाला नहीं है और एकदम वैसा ही हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिलीज है वो साफ करती है कि 9 सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर के महीने तक ICRR को विड्रॉ किया जाएगा। सबसे पहले 25% ICRR विड्रॉ होगा 9 सितंबर में, उसके बाद और 25% और फाइनली जो 50% इंक्रीमेंटल CRR है उसको विड्रॉ करने का मूड बनाया गया है। अब ICRR लगाया क्यों गया था? आपको याद होगा कि जो 2,000 रुपए के बैंकिंग सिस्टम में जो नोट्स आ गए थे उससे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की एक्सेस लिक्विडिटी हो गई थी सिस्टम में। और जाहिर सी बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साफ यहां पे फोकस है इन्फ्लेशन को रोकने का। तो इस टारगेटेड सिस्टम लिक्विडिटी को सक करने के लिए ICRR का टूल अपनाया गया था। अब चूंकि अभी भी सिस्टम लिक्विडिटी सरप्लस में बनी हुई है तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इसको डिसकंटिन्यू किया जाए, लेकिन फेजेस में। हालांकि एक बार बस ऐसा हुआ है 21 अगस्त को कि करीब 27,000 करोड़ रुपए की जो सिस्टम लिक्विडिटी वो डेफिसिट हुई, लेकिन सिर्फ एक बार हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे ये डेटा को अच्छी तरह मॉनिटर किया है। जो आने वाले इवेंट्स हैं उनको भी स्टडी किया है कि कितना GST आना है, कितना टैक्स आउटगो होना है। आपको याद होगा कि Q2 में अक्सर जो एडवांस पेमेंट्स होते हैं वो भी सितंबर में होते हैं। तो ये सारे पैमाने को नाप तौल कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ICRR विड्रॉ जरूर होगा, लेकिन फेजेस में। ओके, ठीक है, फेजेस में होगा। रीजनिंग आपको बता दी, क्यों लगाया गया था ये भी आपको अंकुर ने बता दिया। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि चरणबद्ध तरीके से हटना चाहिए था। आपको ध्यान होगा RBI गवर्नर जब पिछली बार बोल रहे थे ना, वो ये कह भी रहे थे कि हम इसको नोटिस करते रहेंगे, कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन जब भी हमको लगेगा इसके अंदर को जो ऊपर नीचे करना है तो हम उसको करेंगे भी। रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आने के बाद एक फैसला लिया गया कि इसको हटा देना चाहिए और वो भी चरणबद्ध तरीके से। हुआ क्या है कि बैंकिंग इससे थोड़ा पहले ही चला हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। बैंकिंग काउंटर्स टिपिकली ये पॉजिटिव खबर है क्योंकि लिक्विडिटी सख्त मार्केट के अंदर नहीं होगी और लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। अभिषेक, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? और साथ ही अच्छा एक और पॉइंट मेहमानों को मैं अपने साथ जोड़ूं उससे पहले निकुंज सर से भी हमने कल बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बातचीत की थी, पूछा था और स्पेसिफिकली पूछा था कि मान लीजिए अगर ICCR वाली कोई खबर आती है तो क्या रिएक्शन होगा। एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। और बैंकिंग में भी प्राइवेट या आपको लगता है सरकारी बैंकों में मौके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? सरकारी बैंक्स यू शुड ट्रेड, प्राइवेट बैंक्स इज वेर यू शुड इन्वेस्ट। हम अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, प्राइवेट बैंक्स के अंदर कई चीज़ें बुनियादी तरीके से बदल रही हैं। अगर आप देखें तो उनको कासा मिल रहा है, कासा और सेविंग्स डिपॉजिट।
हमारे आसपास अगर आप देखें तो नए खाते जो खुल रहे हैं, SBI को इक्वेशन से अलग रखता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को इक्वेशन से अलग रखता हूँ और यूनियन बैंक को अलग रखता हूँ। इनके अंदर अभी भी रिटेल फ्रेंचाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिपॉजिट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वो डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वह सर्विस नहीं है, हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है। तो जो डिपॉजिट्स हैं वह बड़े बैंक्स और बड़े PSU बैंक्स को मिल रहे हैं। बैंकिंग का बिजनेस है, बड़ा सिंपल बिजनेस है कविता जी, डिपॉजिट लेना और उसको लोन देना, सिंपल है। एक हाथ से आप डिपॉजिट लेते हैं, दूसरे हाथ से आप उधार देते हैं। मगर फिर भी सब बैंक्स के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है और अलग अलग प्रॉफिट्स आते हैं, बिकॉज वहाँ पर ब्रांड मैटर करता है, मैनेजमेंट मैटर करता है, रिस्क कैपिटल मैनेज करती है। तो मुझे लगता है कि सब सरकारी बैंक में वो एफिशिएंसी इतनी नहीं है और हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर कम हो रहा है। सेकंड, फी बेस्ड इनकम, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कौन से बैंक्स इस पे टिके रह सकते हैं। अब SBI का यूनो प्लेटफॉर्म आप देखिए, एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार का यूनो का मैं डेटा देख रहा था, जो खारा साहब ने अभी 2 दिन पहले हमें बताया था, एक प्रकार का वो एक इंडोर्समेंट है कि एक सरकारी कंपनी इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म इतनी एफिशिएंटली कैसे चला सकता है। हम पेटीएम की बात करते हैं क्योंकि लिस्टेड है वो, मगर सब बड़े बड़े बैंक्स को टक्कर दे रहा है। एक ऐप है जो SBI ने डेवलप करी है, बेहतरीन ऐप है। मैंने आज तक कोई मैसेज नहीं देखा कि भाई यूनो ऐप डाउन है। दूसरे बैंक्स डाउन होते हैं, हम सुनते रहते हैं। यह हम इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जिन बैंक्स के पास रीच है, ब्रांड है, डिपॉजिट है, वही बैंक्स ग्रो करेंगे। और निवेश के लिए आप कह रहे हैं कि निजी बैंकों की ओर आपको कदम बढ़ाना देखिए, मार्केट शेयर वो गेन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहे हैं। महंगे हैं? नहीं, बहुत महंगे नहीं है कविता जी, यही कमाल की बात है। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक एक छोटा मूल्यांकन होता है जिससे हम बैंक्स को देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो मूल्यांकन में देख रहा था वो HDFC बैंक से नीचे आ चुकी हैं। HDFC बैंक अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे चल रहा है। ICICI बैंक बढ़ने के बाद भी महंगा नहीं है। एक्सिस बैंक में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो जो प्राइवेट बैंक्स का जो समूह है, इसके अंदर मुझे लगता है कि इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मुझे लगता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक्स पर ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया की ये राय, लेकिन निश्चित तौर पर ये बाजार का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी। और ICRR को लेकर जो अपडेट है उस हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में रौनक आ ही गई है। तो हम आज ये चर्चा कर रहे थे कि 20,000 कब तक और 20,000 कब तक, ये सवाल हमारे मन में था और हम सोचे कि एक्सपर्ट्स के मन में क्या है उसको भी जरा जाने समझें और आपके लिए वो आंकड़े लेकर आएँ। और डिम्पी और हम ये चर्चा कर रहे थे। डिम्पी, आप ही बताइए, चूंकि पोल आपने किया है, तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स से आपने बातचीत की है, अगले हफ्ते हम मान के चलें, अब तो ये खबर भी आ गई और निश्चित तौर पर आप कहते हैं ना कि 2 चक्के हैं, एक चक्के में गति आ गई तो दूसरा चक्का अपने आप घूमेगा। क्या मानना है एक्सपर्ट्स का? हाँ, हमने एक पोल भी किया जिसमें 20,000 का अगले हफ्ते आने के चांसेस हैं और उसको हमने 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा था। पहला कि 20,000 आएगा कि नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आ जाएगा। ये पूरा एक गुट है एक्सपर्ट्स का, जिनको हमने अलग अलग फ़ोन करके उनसे बातचीत करके पता किया और रीजनिंग भी पता की थी। तो उसमें ये बात निकल के आई है कि हाँ, 20,000 आने के चांसेस हैं, अगले हफ्ते आ जाएगा। 90% पोल ये कहता है। 10% को थोड़ा सा डाउट था कि कई बार क्या होता है कि मुआयने पर आके फिसल जाते हैं। लास्ट टाइम आपको ध्यान है, पिछली बार का हाई बना था 19,991, 9 पॉइंट्स हम छूट गए थे और 20,000 नहीं आया था। तो इसलिए इस बार वो 10% का खेमा अभी भी बरकरार है। फिर हमने उनसे रीजनिंग पूछी कि क्या बड़े कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बाजार चलेगा। तो पहला बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, शॉर्ट्स फंसे हुए हैं, अभी 650 पे फंसना शुरू हुए हैं, आज 800 पे फंसे हैं, इसलिए 20,000 आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। बैंक निफ्टी पे 45,000 पे फंसे हैं, इसलिए शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी हाई है। दूसरा पॉइंट था FIs की होल्डिंग। देखिए, FIs की होल्डिंग आज से करीब 10 दिन पहले तक 45% थी, एकाएक 57% हुई है 2 चरणों में ही, यानी कि 12% लॉन्ग होल्डिंग्स बढ़ गई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। इसलिए FIs का भी रोल वापस से मार्केट के अंदर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात थी G20 की जो बैठक चल रही है देश में, उससे थोड़ा माहौल अच्छा हुआ है। ग्लोबल पैरामीटर्स पे भारत को और इसकी ख्याति बढ़ी है, जिससे FIs का रुख भी पॉजिटिव होता है। ग्रोथ पर सरकार का जो फोकस है वो बढ़ रहा है। सभी लोग ये कह रहे थे कि
चुनावी साल है, इसलिए रेवड़ियां बांटी जाएंगी। अभी तक सिर्फ गैस सिलेंडर सस्ते किए गए हैं 200 रुपये, वो भी उज्ज्वला के ग्राहकों के लिए। इसके अलावा अभी तक कोई और बड़ी खबर तो नहीं आई है। इसके अलावा बैंकिंग, IT, एनर्जी शेयरों में कुछ शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए भारत जाना जाता है, वो है त्योहारी मांग। अभी वो आना तो बाकी है, उसका स्पाइरल इफेक्ट आता है। दरें बढ़ने की उम्मीद कम है, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ICRR को कट करने की बात आ गई और महंगाई घटने की भी उम्मीद कम है, इसलिए फैसला लिया गया। इसलिए 20,000 अगले हफ्ते आ जाएगा। ठीक है, 20,000 अगले पर तमाम एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है, लेकिन 2 एक्सपर्ट को और जोड़ लेते हैं और ये संख्या बल शायद और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। राजेश पालविया हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और साथ ही साथ मितेश पांचाल हैं डिसिप्लिन एडवाइजर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राजेश जी, आपके पास आएंगे। आप भी उम्मीद करके चलेंगे या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगले हफ्ते 20,000 का आंकड़ा हम पार कर लेंगे? एक बार जरा बाजार की चाल के बारे में व्यू शेयर कीजिए और साथ साथ ना लगे हाथ अपने आज के ट्रेडिंग आइडियाज भी दे दीजिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बिल्कुल हमें लगता है कि अगले वीक हम 20,000 के लेवल को बिल्कुल छूते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में अब बाइंग इंटरेस्ट बना है और देखें तो लार्ज कैप स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है, तो बिल्कुल ये एक आइडियल सिचुएशन है। टेक्निकली भी देखें तो 19,700 यहाँ पे जो एक कॉल कंसंट्रेशन का एरिया था उसको हम क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये रियली हमें लगता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में 20,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। करंट लेवल से 19,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वही स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए 20,000 के लक्ष्य के लिए। और हमें लगता है बैंक निफ्टी में आज जिस तरीके से मूव बना है और 45,000 को अब डिसाइसिवली ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि अब 45,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बना रहा तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकते हैं 45,600 से 45,800 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी काफ़ी स्टॉक्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के वहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अब जो स्टॉक्स हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं उसमें पहला स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से, और उसमें हमें लगता है कि बंधन बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो 4th 5th वीक है जहाँ पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे बनते हुए दिखी। स्टॉक ने आज 240 के हर्डल को भी सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बंधन बैंक में यहाँ पे 260 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 238 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है CDSL का। CDSL में देखें तो पिछले वीक में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। वीकली चार्ट पे देखें तो अब स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को वीकली चार्ट पे सरपास करते हुए दिख रहा है। तो 1260 के लेवल आज जो जिस तरीके से क्रॉस हुए हैं और उसके ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट मूव है वो 1340 1350 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस होगा 1245 का। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो अडानी समूह से, और उसमें हमें लगता है कि अडानी पोर्ट यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अडानी पोर्ट में हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम बना है और आज देखें तो थ्रू आउट द सेशन एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा और डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करा। 845 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 813 के आसपास। ठीक है, तो 3 शेयर राजेश जी की तरफ से और 3 के 3 तेजी के इक्के 3 खिलाड़ी। एक और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र सोलंकी, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो संदेश पर। आपके पास आएंगे सर, लेकिन जरा ना एक बार ट्रेडिंग कॉस्ट जो रफ्तार बनी उसको जरा पूरा कर लेते हैं और मितेश के पास चलते हैं। मितेश जी, 3 तेजी के खिलाड़ी राजेश जी की तरफ से, आप भी तेजी के साथ ही जाएंगे या फिर कुछ मंदी वाले सौदे आपके पास हैं? और हमारे सभी दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। तेजी के ही सौदे करेंगे क्योंकि मिड कैप में और स्मॉल कैप में भारी भरखम तेजी अभी बाकी है। तो सबसे पहला आएगा असाही इंडिया ग्लास। 520 के ऊपर डेली और वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, तो असाही इंडिया ग्लास को खरीदने की सलाह रहेगी 588 पे। आपका स्टॉप लॉस प्लेस रहेगा 510 पे 510। पहला टारगेट रहेगा 695, दूसरा टारगेट रहेगा 755 का। दूसरा है सनटेक रियलिटी। अगर आप सनटेक रियलिटी देखो तो 390 के ऊपर क्वार्टरली चार्ट के ऊपर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है और सिस्टम और मेथड के हिसाब से इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है। तो सनटेक रियलिटी 402 के ऊपर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 375, पहला टारगेट 477, दूसरा टारगेट रहेगा 512। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विद इन द टाटा ग्रुप, रैलीज जो है रैलीज इंडिया, उसमें एक बहुत ही लंबे
कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो हमें लग रहा है कि रैलीज में एक मल्टी क्वार्टर का एक जो अनफोल्ड अवेटेड था वो फाइनली हो चुका है। तो मल्टी क्वार्टर के लिए ये रैली रहेगी। रैलीज में 238 के ऊपर आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ले सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको प्लेस करना है 195 पे। पहला टारगेट रहेगा 299, दूसरा टारगेट रहेगा 328। बिल्कुल, आपने जो रैलीज इंडिया वाला शेयर दिया ना, ये बहुत ज़बरदस्त शेयर है। अगर आप मेरी 1 मिनट के लिए स्क्रीन दिखा सकते हैं ना, तो मैं वही बात बताना चाहूँगा जो समितेश जी ने ढूंढा है इसके अंदर, और शायद ये 299 300 रुपये का टारगेट क्यों दे रहे हैं उसकी वजह बता सकता हूँ। आप देखेंगे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में फंसा हुआ शेयर है। टिपिकली अब उसका ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखेगा, और ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेकआउट और अच्छे से पक गया ना, तो आप ये जल्दी ही 300 आता देखेंगे। मेरे को 2 शेयर और भी पसंद लगे, हालांकि मेरा ज़्यादा कन्विक्शन रैलीज इंडिया पे है, जो कि 299 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे दे रहे हैं मितेश। तो बढ़िया शेयर आपने निकाल के दिए, उसमें से रैलीज इंडिया मेरे को ज़्यादा पसंद आया रीजनिंग के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, 2 मेहमान मेरे साथ और जुड़ रहे हैं। खुश बोरा हमको ये बताएंगे कि ऑप्शंस का सौदा कौन सा है, और मेरे साथ नरेंद्र सोलंकी जी तो हैं ही। एक काम करते हैं, नरेंद्र जी से पहले फटाफट से एक व्यू ले लेते हैं, कोई उनकी फंडा कॉल है क्या? ये तो टेक्निकल्स पे जुने हुए शेयर्स थे। नरेंद्र जी, आपकी कोई फंडा कॉल हो तो वो भी जोड़ दीजिए, फंडा टेक पूरा हो जाएगा कॉम्बो। जी गुड आफ्टरनून जी। डेफिनेटली हमारी एक फंडामेंटल कॉल है। स्टॉक हमारा मिड कैप से है। कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, और जो कंपनी है वो लीडिंग ईएमएस प्लेयर है। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और जितने भी पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है, असेंबलीज है, ओडीएम सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और अगर रेवेन्यू मिक्स देखें तो 90% डोमेस्टिक है और 10% एक्सपोर्ट्स है। और कंपनी का अगर ऑर्डर बुक देखें तो 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि नेक्स्ट 18 to 20 मंथ्स में कंपनी कंप्लीट करेगी, और एग्जीक्यूशन इसका पूरा, जो कि अगर आप इसको टॉप लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो काफी एग्रेसिव ग्रोथ कंपनी आगे आने वाले 2-3 सालों में देने वाली है। और इस पे हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 2400 रुपीज का है। ओके, ठीक है। तो एक केन्स इंडिया टेक्नोलॉजीज़ पे और है, आप ध्यान रखें 1-2 दिन पहले इस पे एक रिपोर्ट भी आई है, शायद यूबीएस की रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि केन्स और चल सकता है। आज नरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी चलेगा। ये हाल की ही लिस्टिंग है, शायद इसी साल की लिस्टिंग है ये, और इसका बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। आप एक ना नीचे खबर देख पा रहे होंगे IRCTC को लेकर एक जो बड़ी खबर आ रही है, इसका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले ऑप्शंस का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं ऑप्शंस का चैंपियन के तौर पर। खुश, आपके कई सारे सौदे अच्छे लगे। आपने जब चोला इन्वेस्टमेंट दिया था, सुबह आपने सेकंड टारगेट हिट किया। मैं उस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपके एक टाइटन की कॉल भी थी जो बहुत अच्छे से चली थी। तो आज आप कौन सा सौदा बता रहे हैं? जी डिम्पी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद ये रिकग्नाइज करने के लिए। चोला और टाइटन, इनफैक्ट ये हफ्ता आपके व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा रहा होगा, बिकॉज मैंने नवीन फ्लोरिन और परसिस्टेंट के भी कॉल किए थे मंडे और ट्यूसडे को। तो ये चारों के चारों टारगेट 1 हिट हुए हैं इन कॉल्स के जो ऑप्शंस के ट्रेड सजेस्ट किए थे, और चोला में तो टारगेट 2 भी हिट हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स ने इससे डेफिनेटली एडवांटेज उठाया हो। अब जो आज का मेरा कॉल है वो है टाटा पावर पे। देखिए, पावर सेक्टर में तेजी है, हम जानते हैं। ये स्टॉक भी इन पर्टिकुलर आउट परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो की रेजिस्टेंस लेवल्स क्रॉस करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप 270 का जो कॉल है ये बाय करें 8 से 9 रुपए की रेंज में। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये होगा 5 रुपए का, और टारगेट है वो 13 और 17 का लेके चले। तो टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका जो यहाँ पे लॉस हो सकता है वो है 13,500 का, लेकिन जो मुनाफा है वो 27,000 तक का हो सकता है। तो टाटा पावर 270 की कॉल, ये हमारा आज का ऑप्शंस का चैंपियन का ट्रेड रहेगा। ठीक है, टाटा पावर का शेयर आज चल भी रहा है, तो 270 वाली कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं कुछ। और कहीं ना कहीं जो पीएसयू जो पावर कंपनियां हैं सरकारी वाले, उनकी जो तेजी की आंधी है ना, तो प्राइवेट वाले प्लेयर थोड़े से कहीं पीछे छूट गए हैं। तो वो उसको हम हाईलाइट करने का काम करते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स में आपकी मदद भी कर रहे हैं। 270 वाली कॉल खरीदने की सलाह है कुछ की तरफ से, लेकिन ये रिस्क डिस्क्लोजर एफएनओ ट्रेडिंग पर जरूर ध्यान रखें। और पहले लाइन पढ़ लेंगे तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। तो कोई भी ट्रेड करना हो सोचकर समझकर अपने रिस्क को एनालाइज करके।
लेकिन IRCTC को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव है कि सभी ट्रेनों में जो केटरिंग की सर्विस है वो IRCTC ही देगी। जरा डिटेल को समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं जो कि रेलवे सेक्टर को बहुत ही बारीकी से ट्रैक करते हैं। समीर, बताइए क्या खबर आ रही है और कितनी पॉजिटिव है यह IRCTC के लिए? ठीक है, समीर से जरा हम खबर की बारीकियां समझेंगे, लेकिन ये खबर आ गई है हमारे सामने कि रेलवे में केटरिंग की सारी सुविधा अब IRCTC देगी। और जो ही खबर आई ना, त्यों ही हमने देखा कि ये शेयर चलने लगा IRCTC। इसके अलावा IRFC, राइट्स, ये शेयर तो हम चलते हुए देख रहे थे। IRCTC थोड़ा सा इनके बीच में स्लो मूवर था, लेकिन आज इसने भी रफ्तार पकड़ ली है। 3% के आसपास की तेजी है, हालांकि और ऊपर गया था, ऊपर से थोड़ा सा ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है। नरेंद्र जी, जरा आप IRCTC के बारे में व्यू दीजिए। ये खबर आपको कितनी बड़ी लग रही है? IRCTC का शेयर कैसा लग रहा है आपको, और क्या ये सही स्तर है नया निवेश करने के लिए? जी डेफिनेटली, सेंटिमेंटली तो जो न्यूज है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है। और जिस तरीके से न्यूज है उस तरीके से यही कि एक तरीके से मोनोपोली काइंड ऑफ क्रिएट जो ऑलरेडी है ही उसमें और स्ट्रेंथन हुआ है कंपनी के लिए। और जहां तक निवेश की सलाह है तो फिलहाल हमारी कवरेज में नहीं है, तो मैं मतलब रेटिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन सेंटिमेंटली डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। ठीक है, सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव न्यूज है। जरा खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या क्या अपडेट्स आए हैं कंपनी को लेकर? जी बिल्कुल, IRCTC के लिए ये बड़ी खबर है। रेलवे मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि जितनी भी विशेष ट्रेनिंग या विशेष कोच में जो बुकिंग होती है उसकी कैटरिंग की जिम्मेदारी अब IRCTC को सौंप दी है। यानी कि पूरे भारतीय रेलवे में अब कैटरिंग का जिम्मा IRCTC के पास में है। इस बड़ी खबर का सीधा मतलब यूँ निकालें कि अभी तक होता ये था कि जो FTR यानी कि फुल टैरिफ रेट, जो स्पेशल कोच कोई भी टूरिस्ट या प्राइवेट पार्टी बुक करती थी, उसमें कैटरिंग की जिम्मेदारी IRCTC के पास नहीं होती थी। लेकिन अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें गैस सिलेंडर के चलते पूरे कोच में आग लग गई थी, जिसके बाद एहतियातन ये कदम रेल मंत्रालय ने उठाया है। और आदेश का सीधा मतलब ये है कि अब अगर आप प्राइवेट कोच भी बुक करते हैं, FTR कोच बुकिंग भी करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी IRCTC के पास में होगी, कैटरिंग की जिम्मेदारी, और आपको IRCTC के जरिए कैटरिंग लेनी होगी। ये एक बड़ा फायदा यहाँ पे IRCTC को है। और इससे IRCTC पूरे ही जितनी भी ट्रेनें हैं, चाहे मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो जिनकी संख्या तकरीबन 450 में IRCTC कैटरिंग मुहैया कराती है, या फिर जो स्पेशल ट्रेन है जैसे वंदे भारत जिसमें ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा है, ठीक इसी तरीके से जो स्पेशल कोच है उसकी भी कैटरिंग की जिम्मेदारी अब IRCTC के पास में आ गई है। रेवेन्यू के लिहाज से IRCTC के लिए ये एक बड़े फायदे की बात है। लेकिन मैं आगे की योजना भी आपको बता देता हूँ। भविष्य में जो अभी जो रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो अला कार्ट या मेन्यू खुद डिसाइड करने का और उसके टैरिफ खुद तय करने का जो राहत रेल मंत्रालय ने IRCTC को कुछ समय पहले दी थी, उसके चलते भी अब IRCTC के रेवेन्यू में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर IRCTC के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, IRCTC के लिए बड़ी खबर, केटरिंग से रेवेन्यू बढ़ेगी। जून तिमाही की बात करें तो 471 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जो कि पिछली तिमाही से करीब 35% ज़्यादा थी। तो आप ये समझ लीजिए कि रेवेन्यू यहाँ से और कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब जितने भी कैटरिंग के काम हैं वो IRCTC के जिम्मे आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉजिटिव। समीर, बहुत शुक्रिया आपका ये खबर देने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये समझेंगे कि अगले हफ्ते के लिए कौन से की इवेंट्स होंगे, साथ ही तमाम BTST शेयर और खबर वाले स्टॉक्स पर अपने एक्सपर्ट्स के हम व्यू जरूर लेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 3 मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, 2 टेक्निकल्स हैं, एक फंडा है, ताकि हम पूरा एनालिसिस हम आपके सामने उतार के रख पाएँ और ये बता पाएँ कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। अलग अलग ट्रेड तो हम पता कर ही रहे हैं। जैसे आज दिन में भी चर्चा हो रही थी कि टाटा मोटर्स एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। थोड़ी देर पहले भी हमने टाटा मोटर्स पे एक रिकमेंडेशंस भी ली थी किसी एक्सपर्ट से। एक बार पहले यही पता कर लेते हैं, टाटा मोटर्स आज जो क्लोजिंग दे के जा रहा है, इसको BTST करना चाहिए? इस तरह का मोमेंटम आ चुका है, क्या इसको ऑप्शंस में रख लेना चाहिए? राजेश सर, एक बार जरा आप चेक करना। मेरे पास 2 सवाल हैं टाटा मोटर्स के। पहला, क्या मेरे को ये BTST करना चाहिए अगर मेरा ख़रीदा हुआ है शेयर तो? दूसरा,
अगर मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है तो मैं 12 रुपये पर नहीं खरीदूंगा, मैं कम रिस्क करके कोई ऑप्शन ले लूँगा कॉल वगैरह, अगर ये एक्टिव है तो आप कोई कॉल है तो इसकी वो मेरे को बता देना। तो देखिए डिम्पी जी, पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि बिल्कुल बीटीएसटी करना चाहिए। 4 वीक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से डेटा सेटअप बना है ये प्रॉमिसिंग लग रहा है और हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में इसमें मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। रहा आपका दूसरा सवाल कि इसमें पोजीशन है, तो स्टॉप लॉस जो रखना है अब या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रखना है वो होगा करीब 619 के आसपास। पोजीशन होल्ड रखें। लॉन्ग बिल्टर पे ऑलमोस्ट 3-3.5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट आज ऐड होते हुए दिख रहे हैं, तो 619 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और हायर साइड पे हमें लगता है 640 की तरफ, ये 640-650 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है जिनको फ्रेश ट्रेड लेना है, तो 630 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करें। 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है वो ऑप्शन, और यहाँ पे जो टारगेट हमें रखना होंगे वो करीब होंगे 24 रुपए से 26 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा इस ऑप्शन का करीब 11 रुपए के आसपास। ठीक है, ये अच्छा किया आपने, 630 वाली कॉल भी बता दी। हम जरा सामने लिख भी देते हैं, प्लेट बना देंगे बाकायदा, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये 630 की कॉल है, 28 रुपये में हो गई अब तो। खैर अभी आप राजेश सर बता रहे थे 24 रुपये की है, लेकिन ये इसको 28 का रेट है, तो हम एक काम चेक कर लेते हैं इसके ज़रा प्राइसिंग वगैरह। 15 रुपये पे आपको प्लस करनी है ये, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गलत होगा, एक बार आप इसको वापस से चेक करवा के लेके आइएगा। 28 रुपये रेट नहीं होने चाहिए इसके, 15 रुपये रेट होने चाहिए। 24 से 26 का तो टारगेट ही है, 11 का स्टॉप लॉस है। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ठीक होगा तो वापस प्लेट दिखाना, नहीं तो फिर सीधा छाप दो प्लेट, आप लिख दो नंबर्स। 15 पे ख़रीदनी है, 26 का टारगेट है और 11 का स्टॉप लॉस है, अगर वो प्लेट के प्राइजेस ठीक नहीं है तो। टाटा मोटर्स हो गया प्लस कॉल में। एक शेयर मेरे और लिस्ट में है, मैंने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था, वो था यूबीएल। मितेश जी, आप थोड़े बड़े ब्रेकआउट्स और लंबे तौर पर जो चलती हुई कॉल्स है उसको अच्छे पकड़ते हैं, ज़रा यूबीएल पे मेरे को बताइएगा। मैं इस पूरा साल रखना चाहता हूँ, या मेरे से आप बोलेंगे पूरा साल छोड़े, मैं 6 महीने रखना चाहता हूँ टिल मार्च तक, जब तक इलेक्शन चल रहे हैं ये। तो मेरे को ज़रा यूबीएल का नया टारगेट दे दीजिए, इनके नई मैनेजमेंट भी आई है। देखिए यूबीएल जो है, ये पूरी जो लिकर स्पेस है उसमें हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और ऑलरेडी स्पेशल रिपोर्ट निकाली है कि डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन इसमें हो सकती है। यूबीएल में हमने जो टारगेट्स निकाले हैं विद इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स इज क्लोज टू 1900 से लेके 2100 तक के। और अगर आप देखो तो पिछले एक आध वीक से ये स्पेस के अंदर मैकडॉवेल और यूबीएल दोनों में अंदर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको नजर आएंगे डेली और आवरली चार्ट के ऊपर, और कोई भी हल्की सी भी गिरावट आएगी उसमें बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो डेफिनेटली यूबीएल को आप 1900 से 2100 के टारगेट के लिए अगले 6 से 9 महीने तक रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, बाय ऑन डिप्स का कंप्लीट कंटेंडर है। ठीक है, यूबीएल पर मितेश का ये व्यू, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले आपको एक ज़रूरी खबर बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, रिलायंस से जुड़ी खबर आ रही है और ये सूत्रों के हवाले से है कि विदेशी चिप बनाने वाली कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है कंपनी ने। सेमीकंडक्टर बनाने की योजना है फिर से, तो निश्चित तौर पर चूंकि बाज़ार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हद तक कॉन्सेंट्रेटेड था, ताइवान तक चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम, चाइना में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती थी इसकी, लेकिन चूंकि यहाँ पर भी पहले खबरें आई थी कि वेदांता सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फॉक्सकॉन के साथ बातचीत कर रही, फिर वो करार भी टूटा, फिर दोनों कंपनियां अलग अलग चली, और अब रिलायंस को लेकर ये खबर आ रही है कि रिलायंस की सेमीकंडक्टर बनाने की योजना है और विदेशी कंपनियों से बातचीत चल रही है। आधे % के आसपास की तेजी है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट तो रिलायंस है ही। तमाम अलग तरह की इनोवेटिव बिजनेसेस जहां पर मौके देखते हैं वहां पर रिलायंस अपनी कोशिश जरूर करती है। नरेंद्र जी, रिलायंस से जुड़ी ये खबर हालांकि सूत्रों के हवाले से भी है, लेकिन इसी बहाने जरा स्टॉक पर आप एक व्यू दीजिए। 24.5 रुपए के आसपास का भाव है और 2580 रुपए इसका डिमर्ज्ड प्राइस था जब जियो फाइनेंशियल अलग हो गया था। उसके बाद से हमने शेयर में बहुत कोई तेजी देखी नहीं है। मतलब जिसको अगर एंट्री चाहिए उसके लिए एंट्री ईजी भी है, लेकिन कुछ लोग निराश भी हैं कि शेयर चल नहीं रहा है। आप क्या सलाह देंगे इस पर? जी डेफिनेटली डिमर्जर के बाद थोड़ी सी रुकावट आई है शेयर के अंदर, लेकिन जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है, चाहे वो कंपनी के बाकी डिफरेंट बिजनेस को सेग्रीगेट करने की या फिर जैसे कि न्यूज आज आई है सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंट्री की, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है।
हालांकि जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है काफी लॉन्ग जेस्टेशन वाला और काफी R&D इंटेंसिव है, तो बहुत ज्यादा जल्दी इसमें रिजल्ट्स आने की संभावना नहीं है। लेकिन वो तो खैर डिटेल क्या आती है कंपनी की, जो डिटेल न्यूज है उस पर निर्भर करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली गुड है स्टॉक। इसमें हमारा फिलहाल कोई टारगेट नहीं है, बिकॉज अभी कवरेज नहीं है इसमें। रिलायंस को लेकर ये व्यू, लेकिन जरा डीलिंग रूम का मूड भाप लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव खबरें बाजार के लिए आई हैं और जब पॉजिटिव खबरें आती है ना तो स्टॉक्स में भी कुछ कुछ अच्छी खबरें गर्म होती हैं। तो लेकर आएंगे खबर गर्म है, शरद जुड़ गए हमारे साथ। शरद बताइए क्या खबरें आई हैं, क्या खबर गर्म है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम लोग डीलर्स के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो है हैप्पीएस्ट माइंड्स फोकस में आ रहे हैं। शरद की आवाज़ हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है, कुछ शायद ऑडियो का इशू है, उसको जरा फिक्स करते हैं, उसके बाद हम लौट के आते हैं शरद के पास। लेकिन जो निफ्टी के जो सितारे हैं ना, जो तेजी वाले जो खिलाड़ी हैं, तो लीडर बोर्ड की जो पोजीशनिंग है ना वो लगातार चेंज हो रही है और इस वक्त नंबर 1 पे आपको दिखेगा फिर से कोल इंडिया। कल की हमने 7% के आसपास की मूव देखी, आज भी करीब ये 3% ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है 284-85 रुपए का हाई बनाकर। कोल इंडिया, इस पर एक व्यू लेंगे, लेकिन पहले जरा शरद के पास चलते हैं। वो जुड़ गए हैं शरद हमारे साथ फिर से। शरद बताइए क्या खबर है? जी बिल्कुल, हैप्पीएस्ट माइंड जो है फोकस में रहने वाला है और हमारी जो है डीलर्स के साथ बात हुई है। यहाँ पे जो है पता चला है कि यहाँ पे कुछ कुछ काउंटर्स में एफआई बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स देखें तो लगभग 6 टाइम्स 20 डे एवरेज पे आई है और 50 डीएमए के ऊपर जो है स्टॉक गया है। इंपॉर्टेंटली एक चीज़ और बता दूं कि जो की एफआईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वो इंक्लूड करते हैं प्लूटस वेल्थ, जहां पे ओवरऑल जो आप कह सकते हैं एफपीआईज का ऑलमोस्ट 4.5% स्टेक ऑलरेडी कंपनी में है। अब इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि कंपनी हाल ही में 500 करोड़ का जो अपना QIP रेज है उसको क्लोज की है और आगे जाते हुए 2031 तक जो है कंपनी एम कर रही है कि लगभग $1 बिलियन का जो है ओवरऑल रेवेन्यू देखने मिले और अक्टूबर के महीने में एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस भी आ सकती है आगे जाते हुए, जहां पे वो अपनी मर्जर्स और एक्विजिशंस की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में वो आगे में बात करेंगे। सर ये खबर है और 2031 तक भारी भरकम आय का लक्ष्य और एफआईआईज भी इस शेयर पर बुलिश हो रहे हैं। माइंडट्री से निकलने के बाद अशोक सूत्रा साहब ने ये कंपनी शुरू की थी और इस कंपनी की जो खास बात वो ये है कि डिजिटल पर फोकस ज़्यादा है। भारतीय आईटी कंपनियों के पहले कहीं ना कहीं आलोचना भी होती थी कि वो सर्विस वाली कंपनी ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट वाली कम है, डिजिटल पर फोकस कम है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स इस कैटेगरी में आती है कि इसका डिजिटल पर फोकस ज़्यादा है। और हालांकि ये शेयर बहुत चला था, चलते 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 इस कैटेगरी में चला गया कि कहा गया कि नहीं अब तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। एक करेक्शन मिला, 940 रुपये के आसपास का भाव है, 2% शेयर ही ऊपर है। राजेश जी अभी इसमें कोई ट्रेड की सलाह देंगे, कुछ बन रहा है इसमें? तो देखिए अभिषेक जी, ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट देखें तो 7-8 वीक के करेक्शन के बाद अब एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। और स्टॉक को देखें तो इस रिकवरी में वापस अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड में हमें लगता है कि जो इसका एक इमीडिएट हर्डल जो बना हुआ है वो करीब 950 के आसपास, जिसके आसपास ही ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा है। 950 के लेवल अगर ये निकालता है हायर साइड पे तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 980 से 1000 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो जिन्होंने भी बाय किया है उनके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम, करीब 917 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं लॉन्ग साइड में। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर ये व्यू। लेकिन G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के जो शीर्ष नेता हैं, जो सुपर पावर जो देश हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, उनके राष्ट्राध्यक्ष पहुंचने शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन के पीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं, ऋषि सुनक, भारत में ऋषि साहब आ गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति आज शाम, जो बाइडेन आज शाम वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। सम्मेलन के साथ साथ पीएम मोदी 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इस पर ज़्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सुमित बताइए, काफ़ी उत्साह, आप तो बिल्कुल ग्राउंड से नज़दीक से देख रहे हैं इस इवेंट को, क्या चल रहा है अभी क्या तैयारियां हैं? भारत जो G20 समिट की मेज़बानी कर रहा है, यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी
काफ़ी बायलैटरल करेंगे अगले 3 दिन में। लगभग 15 बायलैटरल होंगे देशों के साथ। सबसे शुरुआत करते हैं आज की। प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका के आज आएंगे यहाँ पर। सबसे बड़ा बायलैटरल उनके साथ होगा। जो मुद्दे होंगे वो होंगे जो जेट इंजन है जीई के, उस पर बात होगी। कुछ न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर बात होगी और साथ में लैपटॉप आईटी के जो इंपोर्ट पे जो कुछ महीने पहले बैन लगा था उसको लेकर भी चर्चा होगी। उसके बाद बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उसके साथ मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर, इनके बीच भी द्विपक्षीय बातचीत होगी जो कि बायलैटरल होगी। कल इटली, यूके और एक और जर्मनी, ऐसे कुछ देश हैं जिनके बायलैटरल होंगे। लगभग 4 बायलैटरल होंगे और परसों बाकी देश यूएई, नाइजीरिया और इन देशों के बीच बायलैटरल होंगे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ। तो कुल मिलाकर 15 बायलैटरल होने वाले हैं अगले 3 दिनों में। काफ़ी गहमागहमी रहेगी और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत एक लग रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में काफ़ी गहमागहमी रहेगी राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं वो आने वाले हैं। चीनी तरफ से हम जानते हैं कि शी जिनपिंग प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, जबकि उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आ रहे हैं। रशिया के व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं और वो वर्चुअली भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं। सो आगे जाने वाले 3 दिनों में इतवार के अंत तक बहुत चीज़ों पर बातचीत होगी, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, आर्थिक नीतियों पर बातचीत होगी। सब जगह के मंत्री मिलेंगे और वो आपस में बातचीत करेंगे कि कैसे अगली बार जो G20 का समिट होगा उसमें ये सब बातचीत कैसे आगे बढ़ाई जाए। फाइनेंस तौर पे मुद्दा ये है एक बहुत बड़ा क्रिप्टो को लेकर, उस पर बातचीत सहमति बनती दिख रही है। एक पेपर जारी किया गया है उस पर कि किस किस मामलों में क्रिप्टो को लेकर बातचीत हो सकती है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इन सब को लेकर बातचीत हो सकती है और कार्बन प्राइसिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो सब मुद्दे छाए रहेंगे अगले 3 दिनों में। दिल्ली में G20 समिट हो रहा है वहाँ पर, और लगभग 15 बायलैटरल्स प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ होंगे बाकी देशों के साथ। ओके, ठीक है सुमित, जैसे कोई और अपडेट हो तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज, कल और परसों 3 दिन भारत का गौरव दिखेगा और ये जो विकसित देश हैं वो सारे भी दिखेंगे अगले 3 दिनों में। 15 ये जो कुछ अहम मुद्दे हैं हमने बाकायदा लिख दिए आपके लिए सारे, आप चाहें तो इसके अंदर वो पढ़ भी सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों पर हमारी खास कवरेज सैटरडे और संडे को भी रहने वाली है, तो इसलिए आप 18 और स्वदेश के साथ सैटरडे संडे को भी रहिएगा, क्योंकि G20 को लेकर हम जो कवरेज कर रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक स्टॉक्स और चेक कर लेते हैं जहाँ पे कुछ मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। एक दो शेयर मेरे लिस्ट में कोरोमंडल है, 2-4 दिन से इसमें अच्छी बाइंग आती हुई दिख रही है। आज प्रॉफिट बुकिंग है। राजेश सर चेक करना। कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छा शेयर था, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नीचे आ गया। अब इसमें क्या किया जाए? डेज लो पे है, मार्केट डेज हाई पे है ऑलमोस्ट। एक बार अनम्यूट कर लीजिए राजेश सर। तो डिम्पी जी, यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा करेक्शन एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स 1100-1110 की तरफ, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की। स्टॉक में ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये करेक्टिव मूव को एज अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। 1100 के आसपास अगर ये आता है तो बिल्कुल बाय करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1085 के आसपास। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, ये करेक्शन में हमें लगता है बाय करना चाहिए डिप्स में टुवर्ड्स 1100। आज सुबह हमने आपको एक शेयर दिखाया था BBTC, बॉम्बे बर्मा के नाम से, और आपसे ये भी कहा था कि चावल, शुगर और कॉफ़ी, इन जो ईटेबल वाला हिस्सा है, जो जिसको हम एग्री कहते हैं, ईटेबल्स एग्री कहते हैं, है ना, उन सब के अंदर अच्छी तेज़ी आपको दिख रही होगी। आप KRBL चेक कर लीजिए, आप शुगर का कोई भी स्टॉक उठा लीजिए और अब आप कॉफ़ी के 2 स्टॉक उठाइए। फिर अजय ने एक और पॉइंट डाला था कि इनकी एक कंपनी है बॉम्बे डाइंग, जिनकी वर्ली में ही जगह है, वो बिक गई है 5000 करोड़ में, सुमितो ने खरीदी है, जो कि एक केमिकल कंपनी है, जैपनीज़ कंपनी, उनका एक रियल एस्टेट का डिवीज़न भी है। बॉम्बे डाइन कल चला, आज बॉम्बे बर्मा चल रहा है। बस मेरे को मितेश आपसे ये पता करना है कि ये परसों भी चलेगा सोमवार? अगर ये नहीं चलेगा परसों ना, तो सारा प्रॉफिट आज बुक करके जाने में ही समझदारी है। 14% आज का, थोड़ा बहुत कल का। मितेश, आवाज़ आएगी आप तक? ओह ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि टेक्निकली सवाल है इसलिए मेरे को राजेश सर के पास जाना पड़ता, नहीं तो मैं नरेंद्र जी आपसे पूछ लेता। राजेश सर एक बार ज़रा चेक करना, बॉम्बे बर्मा 14% का आज का इंट्राडे गेन सफिशिएंट है? मैंने देखिए काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और एक बड़े करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन आते हुए दिखे। वीकली चार्ट पे भी देखे तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट किया है स्टॉक में। जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन आज के सेशन में बनी है,
हमें लगता है कि अगर छोटा मोटा भी इसमें कूल ऑफ आता है टुवर्ड्स 1250 1245 तो ये वापस अपॉर्चुनिटी ही होगी बाय करने की, क्योंकि जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे आज बने हैं हमें लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट पड़ाव इसका 1350 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो अगर 10-20 रुपए की अगर डिप मिलती है तो वहाँ पे ऐड करें, स्टॉप लॉस रखें करीब 1230 के आसपास, अपसाइड के टारगेट 1350-60 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। बॉम्बे वर्मा हो गया। ऐसे कुछ ना और बजिंग और ट्रेंडिंग स्टॉक्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। और यकीन मानिए छोटा सा ही ब्रेक है, आप कुछ काम करना भी चाहेंगे ना आधा ही काम होगा, देखना इतना छोटा सा ब्रेक है, तुरंत लौट रहे हैं। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी सेंचुरी लगाकर 19,800 के ऊपर मजबूती से बरकरार है। हालांकि निफ्टी बैंक में आईसीआरआर वाली खबर के बाद जो तेजी आई थी, थोड़ी सी वहां पर हम ऊपरी स्तरों से दबाव देख रहे हैं। हालांकि अभी भी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 45,200 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन सेंसेक्स फ्यूचर की अगर हम बात करें तो एक फ्रीक ट्रेड की घटना सामने आई है। करीब 10:35 पर सेंसेक्स फ्यूचर 4.2% फिसला। अपडेट क्या है, क्या जानकारी है और क्या कुछ हुआ है, जरा जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अंश के पास। अंश बताइए। जी बिल्कुल, आज बीएसई सेंसेक्स फ्यूचर का एक्चुअली वीकली एक्सपायरी है और आज के दिन हमें एक 4.2% का डाउन मूव दिखा था करीब 10:35 को। ये डाउन मूव, ये जो स्पाइक था वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही था, फटाक से गिरकर वापस रिबाउंड करके सेम प्राइस पे उस तरह ट्रेड करने लग गया जिस तरह के एक डाउन मूव आया ही नहीं था। हमें मार्केट सोर्सेस ने ये कंफर्म किया है कि ये एक ग्लिच नहीं, एक जेन्युइन मूव था। इस तरह के मूव को एक्चुअली फ्रीक ट्रेड्स या फ्लैश ट्रेड्स भी कहते हैं। ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है, एरर्स, मार्केट हिकअप्स, कोई अचानक से न्यूज़ आ गई हो या इलिक्विडिटी हो या कोई एल्गो ट्रेड किया गया हो। हमने बीएसई से एक संपर्क करने की कोशिश की है, उनका रिप्लाई अब तक इस चीज़ पर नहीं आया है। जैसे ही हमें पता चलेगा या कुछ क्लैरिटी मिलेगी हम बता देंगे। बजे के आसपास का एक फ्रीक ट्रेड है फ्यूचर्स पे आप देख पा रहे हैं, जो कि सेंसेक्स के फ्यूचर्स हैं उस पे ये लगता हुआ दिखा। अंश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी डिटेल हमको बताने के लिए। एक जानकारी थी जो कि एक रेगुलेशंस का पार्ट होता है, तो इसलिए हमारे को जो नोटिस हुआ हमने सिर्फ आपके सामने रख दी है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ एक और ट्रेड समझ लेते हैं। BTST के सिलसिले को शुरू करें। 5-3-20 हो चुके हैं इनफैक्ट। राजेश सर आपसे शुरू करें, आप बताओगे BTST या फिर STBT? BTST बताएंगे और पहला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री पे बाय करने की सलाह है। जिस तरीके से यहाँ पे अब ब्रेकआउट बना है यहाँ पे डेली चार्ट पे, हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्री अब एक लीडरशिप पोजीशन यहाँ पे लेता हुआ दिखेगा नेक्स्ट वीक में, और यहाँ से हमें लगता है रिलायंस में 2500 तक के लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर या रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। 2420 स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड के टारगेट 2475 2500 के आते हुए दिख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पेटीएम का। पेटीएम में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अब डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है BTST के टारगेट जो आना चाहिए करीब 940 से लेकर 950 तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 899 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है चोला फाइनेंस। चोला फिन में हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो चोला फाइनेंस में हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसका बनना चाहिए 1220-1240 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे 1155 का। रिलायंस, पेटीएम और चोला फाइनेंस, ये 3 शेयर BTST के लिए राजेश जी की तरफ से। मितेश जी, आप क्या BTST करेंगे? क्योंकि आज देखिए अगर मिड कैप की बात करें, अगर हम फ्यूचर वाले स्टॉक की बात करें तो मूवमेंट भरपूर हो और स्टॉक चुनने में उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली अभिषेक जी, BTST ही होगा। सबसे पहला तो पब्लिक सेक्टर बैंक SBI बहुत दिनों के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में आया है, तो 585 के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में BTST का कॉल रहेगा। 580 के स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट कल के लिए 595 और दूसरा टारगेट 600 रुपये का। दूसरा जो स्टॉक है बहुत दिनों बाद हरकत में आया वो है सन टीवी।
सन टीवी में 618 के ऊपर आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 15 मिनट और आधे घंटे के चार्ट के ऊपर दिखाई दिया है। तो 622 के ऊपर सन टीवी का जो फ्यूचर है वो बीटीएसटी करने की सजा रहेगी। 615 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 630, दूसरा टारगेट 640। तो एस्लेटर वाले दो शेयर एसबीआई और सन टीवी, ये दोनों बीटीएसटी करने की सलाह है। लेकिन अब देख रहे हैं कि G20 के बीच में G20 के तमाम विजुअल्स आ रहे हैं, तमाम तस्वीरें आ रही हैं। उनके राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार। G20 देशों के 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन एक, ये है G20। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें तो मिड कैप में T20 टाइप का मामला है। लगातार ज़बरदस्त तेज़ी हम शेयरों में देख रहे हैं और पीएफसी की बात कीजिए, आरईसी की बात कीजिए, दोनों शेयर अभी 10-10, 12-12% ऊपर चले गए हैं। पीएफसी तो 300 रुपये का आंकड़ा भी पार कर गया है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पर भी कुछ शेयर ऐसे हैं जहां पर इसी टाइप की तेजी है। शोभा में करीब 12-13% के आसपास की तेजी है। कोल्टे पाटिल की बात करें तो वहां पर भी अच्छी तेजी बनी है और रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है रिकॉर्ड ऊंचाई पर लगातार ट्रेड कर रहा है। हैवी वेट अगर हम डीएलएफ की बात करें तो वहां पर भी आपको 1.5 से 2% के आसपास की तेजी दिखेगी। राजीव जी, कहीं फोकस शिफ्ट करके, क्योंकि फाइनेंस पे, बैंक पे तो फोकस लगातार बना हुआ है, रियल एस्टेट पे कुछ ट्रेड क्या मौके आपको दिख रहे हैं? तो डेफिनेटली रियल एस्टेट स्पेस तो कंटिन्यूस बेसिस पे देखें तो एक अप ट्रेंड में ही बनी हुई है और हमें लगता है कि ये ट्रेंड फर्दर एक्सटेंड होगा। सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी को देखना चाहिए। काफी अच्छे यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग यहाँ पे बनी हुई है, हमें लग रहा है इसके नेक्स्ट लक्ष्य 1250-1300 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। ओबेरॉय रियल्टी हमें बिल्कुल यहाँ पे पसंद आ रहा है और यहाँ पे बाय करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 1140 का। वहीं अगर हम देखें तो डीएलएफ का सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल सेटअप बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक का जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकता है पोजिशनल बेसिस पे करीब 580 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, 515 के आसपास के स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, एक शेयर और है लिस्ट में। इनफैक्ट आज वो मिस्टर भसीन भी बता के गए थे, वो था गेल और आईजीएल। मैं गेल को इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि हमने आपको 117 पे पहली बार नोटिस करवाया था। करीब 10 रुपये तो चल चुका है, 128 हो गया। ये चार्ट आप मेरी स्क्रीन वाला एक बार ज़रा दिखा सकते हैं सामने। हमने आपको बताया था कि 1, 2 नहीं 5, 6 बार का रेजिस्टेंस है 117, 118 पे, वहाँ से चला है। ये हफ्ते भर में आप देख पा रहे होंगे वही 22 रुपये, 12 रुपये और अभी 128 का लेवल 10% चल गया है। ये वो चार्ट था। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया फाइनली ब्रेकआउट हुआ। 2 बड़ी कैंडल्स ने पूरी नेगेटिविटी को एक तरफा किनारे में कर दिया। बस मेरे को राजेश सर आपसे ये पता करना है ये और कितना चलेगा, क्योंकि 10% इस तरह के शेयर्स के अंदर ना बहुत होता है। ये एफडी वाले शेयर्स हैं सारे, ये 8% 10% दे देना तो बहुत हो जाता है। डेफिनेटली, लेकिन डिप्पी जी इस बार जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, इतने बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट बना है, तो हमें लगता है मोमेंटम तो यहाँ एक्सटेंड होगा। वही अगर हम देखें तो इस कैटेगरी में भेल भी किसी टाइम पे आता था जब वो 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और आज देखें तो हम बैन में होने के बावजूद भी स्टॉक एक डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो देखिए मार्केट के मूड माहौल के साथ स्टॉक का बिहेवियर भी बदलते हुए दिख रहा है। जो स्टॉक एक स्लो मूवर स्टॉक होते थे, एक रेंज में फंसे होते थे, वो एक अच्छी तेजी यहाँ पे दिखा रहे हैं। गेल पे हमारा व्यू बुलिश ही है अभी। यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 120-22 के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बिल्कुल ओपन रखना चाहिए। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, ब्रेकआउट हुए, यहाँ पे हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट इसका नेक्स्ट पड़ाव 140 की तरफ आते हुए दिखेगा। सोलंकी जी, कई बार ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं मार्केट में, हमारे व्यूअर के फॉर्म में हैं, वो रोज़ के सौदे नहीं लेंगे क्योंकि किसी न किसी काम में व्यस्तता होती है। आप हमको ये बता सकते हैं, मैं जब नए साल की तरफ जा रहा हूँ यानी कि 1 जनवरी पे, तो मेरे पास अभी 3-4 महीने हैं, तो कोई ऐसा शेयर जो मैं अगले 3-4 महीने के लिए रख लूँ, आज ले लूँ, 3 महीने बाद रखूँगा फिर बेच दूँगा? जी जी, इसमें अगर लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्पेस है वो काफी ज्यादा रन अप हो चुका है और थोड़ी बहुत प्राइस पे अगर देखें तो रीजनेबल फिलहाल जो है वो नहीं दिख रही है। तो इसमें मैं लार्ज कैप के साथ जाना चाहूंगा फिलहाल। और लार्ज कैप जो हमारे स्टॉक होगा वो है
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि आप डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश के लिए रख सकते हैं स्टॉक को। और स्टॉक के अगर ऑर्डर बुक देखेंगे और आगे आने वाली जो पाइपलाइन है वो देखेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी देने वाली है। इवन लेटेस्ट में ही जो न्यूज अभी आई है उसमें कि सुखोई 30 MKI का एक नेक्स्ट अपग्रेड प्लान भी गवर्नमेंट अप्रूव करने जा रही है, जिसमें कि लेके और काफी सारे एवियोनिक्स अपग्रेड्स होंगे। ठीक है, कुछ कुछ आवाज़ में दिक्कत आ रही है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ना एक शेयर है फोर्स मोटर। राजेश जी, कई बार ना हम टाटा मोटर, आयशर मोटर, मारुति की बातचीत इतनी ज़्यादा करते हैं कि इस तरह के ना कई बार मल्टीवैगर मिस हो जाते हैं। 6 महीने में ये शेयर करीब करीब 3 गुना हो गया, हालांकि 5% सर्किट पे लॉक है। ये क्या करना चाहिए जिन्होंने नीचे के भाव पर लिए हैं? क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर आपको तेजी दिख रही है? तो अभिषेक जी, फोर्स मोटर में जिस तरीके का बाइंग का फोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि ये अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, थोड़ा और होल्ड आउट करना चाहिए, क्योंकि पूरा सेगमेंट में देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है और ये एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है अपने सेगमेंट में। हमें लग रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य इसका 3950 4000 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास ट्रेलिंग करते जाए, स्टॉप लॉस को 3720 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करे, पोजीशन होल्ड रखे 3950 4000 के टारगेट के लिए। रुपए के टारगेट के लिए फोर्स मोटर्स को होल्ड करने की सलाह है। चलिए, बाजार बंद होने में करीब करीब 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन लगातार 5 सत्र तेजी बाजार की ये कहानी है। और निश्चित तौर पर जो तेजी बनी है 19,300 के 350 के स्तर से, अब वो हम आगे हैं 19,800 के ऊपर। 90 अंकों की बढ़त पर आज क्लोजिंग होने जा रही है निफ्टी की। ठीक ठाक हम कहेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसलिए भी आई क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय होता है कि ओवरनाइट ट्रेड लेकर जाएं या नहीं जाएं। कई बार रिस्क बहुत सारे होते हैं, डॉलर इंडेक्स को लेकर रिस्क होता है, क्रूड को लेकर रिस्क होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन का रिस्क होता है, तो ये कहीं कहीं स्ट्रेटजी थोड़ी ठीक भी होती है। निफ्टी बैंक करीब 290 अंकों पर 45,200 के आसपास की क्लोजिंग होने जा रही है। लेकिन जो स्टार हैं आज बाजार के फिर से एनर्जी पैक, उसमें आप कोल इंडिया को भी जोड़ लीजिए, एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, ये तमाम शेयर बहुत तेजी से चले हैं। उसमें ओएनजीसी का भी हमें मेंशन करना चाहिए। कल एलएनटी का शेयर चल रहा था, एलएनटी का शेयर आज भी चला है, करीब करीब 2% की बढ़त के साथ ये क्लोजिंग देने जा रहा है। और डिम्पी जिक्र कर रहे थे टाटा मोटर्स के शेयर का, 2% तेजी हमने टाटा मोटर्स के भी शेयर में देखी है। बाजार की मजबूती का, स्ट्रेंथ का आप अंदाजा इस बात से लगाइए, आज भी हालांकि पलड़ा भारी है तेजी के खिलाड़ियों का। जो एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है बुल्स के पक्ष में आज आपको दिखा वो दिन भर। लेकिन एक और गौर करने वाली बात यह है कि निफ्टी में कोई भी ऐसा शेयर नहीं रहा जहां पर 1% की भी कमजोरी हो। आयशर मोटर सबसे ज्यादा कमजोर रहा, आज 0.9% के आसपास की गिरावट हमने इस शेयर में देखी है। लेकिन अगर हम फ्यूचर्स की लिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको सरप्राइज होगा, पीएफसी का, आरईसी का मूव देखकर 10%, 13% ये दोनों शेयर चले हैं। हैवेल्स में अच्छी रिपोर्ट आई थी और ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड करा, 6% ऊपर जाकर ये बंद हुआ। हमने सुबह के सत्र में ये हाईलाइट कराया था। बीएचईएल भी हमने हाईलाइट किया था, 5% ऊपर ये शेयर है, 140 के आसपास अब ये ट्रेड करा बीएचईएल का शेयर। चोला इन्वेस्टमेंट लगातार इस पर हमने अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से व्यू लिया आपके लिए। आईईएक्स ये शेयर भी आज 3% की तेजी के साथ क्लोजिंग देने जा रहा है। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो लगातार ये शेयर चला था, आज इससे रिलेटेड थोड़ी सी खबरें भी आई, 2-2.25% की कमजोरी इसमें रही। इसके अलावा ग्लेनमार्क, डॉक्टर लाल पैथलैब, कुछ और शेयर रहे जहां पर हमने कमजोरी देखी। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन बेहद भरपूर हमने देखी और कई सारे ऐसे शेयर रहे जहां पर हमने 20% तक के भी मूव्स देखे। ब्लेंडवा कार्स एक और शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये गाड़ियां भी बेचेंगी अपने डीलर के थ्रू और वेस्ट बंगाल में एक इन्होंने अपना डीलरशिप खोला है, उसका फायदा मिला और 12-13% शेयर ये ऊपर बंद हुआ। तो बाजार का मूड पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते डोमिनेट किया बुल्स ने। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिलहाल हमारे सभी एक्सपर्ट से मैं विदा